एक बड़ा अच्छा माहौल नहीं है या बड़ा लोग वोकल नहीं है जिस तरह बाकी चुनाव में वोकल थे। दूसरा कुछ एक ऐसे मुद्दे हुए, चाहे वो बसपा का कमजोर होना, उससे ऐसा लग रहा है कि उसका ठीक ठाक वोट समाजवादी पार्टी का इंडिया गठबंधन की ओर जा रहा है। दूसरा, चुनाव के ठीक पहले कुछ एक ऐसे घटनाक्रम हुए, चाहे वो पर्चा लीक का मसला है, आरक्षण को लेकर जो विषय है, कुछ ऐसे विषय थे जो लगातार उठे, जो कहीं ना कहीं जमीन पर असर करते नजर आ रहे हैं। दूसरा, जब चुनाव बाइपोलर होता है तो उसमें तस्वीर लगभग ऐसी ही दिखती है। अगर आप 2019 का भी चुनाव देखें तो उसमें भी चुनाव काफी हद तक कड़ा मुकाबला दिख रहा था, लेकिन अंतर यह है कि उस समय जो मार्जिन था वो बहुत था और इस बार हर पल रुझान बदल रहे हैं। तो ऐसे में स्कोर किसी के लिए भी सेटल हो सकते हैं। और वही जो बात नावेद जी ने कहा है कि लोकतंत्र के लिए मैं ये मानता हूं कि लोकतांत्रिक संतुलन की दिशा में जनता का कदम है। हालांकि अभी भी एक बड़ा संकट ये होगा कि एनडीए 299 या 300 के आसपास दिख रही है, लेकिन अगर भाजपा अपने दम पे 272 का आंकड़ा पार नहीं करती है तो उसके लिए निर्णयों में एक संकट की स्थिति आएगी, जो खासकर हार्डकोर निर्णय या जो उनके अपने कोर इशू हैं जिस पर वो बहुत मजबूती से आगे बढ़ पाते हैं, उसमें उनके सहयोगियों का कितना सहयोग आगे बना रहेगा ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि अभी आधा चुनाव बाकी है, अभी भी चुनाव का जो स्वरूप है वो किसी के भी पक्ष में सेटल हो सकता है। लेकिन ये जरूर है, हम ये जरूर कहेंगे कि पिछले एक दशक के बाद ये पहला चुनाव है जो एक तरफा नहीं है, जो सिलेक्शन नहीं है, वास्तव में इलेक्शन है। बिल्कुल सिलेक्शन नहीं है, इलेक्शन है और अभी आधा चुनाव बाकी है। बिल्कुल आप सही कह रहे थे। सुशील जी, देखिए क्या लगता है आपको, अब जिस तरह के रुझान आंकड़े हम देख रहे हैं, क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर इस बार जो वोटर्स है उन्होंने, खास तौर से यूपी की 80 सीटों की बात की जाए तो किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट डाला है? देखिए, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दोनों में मुद्दे अलग अलग थे। खास तौर पे अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश देखें तो यहाँ पर शुरू से क्या है कि जातियों की गोलबंदी ज्यादा है। निश्चित रूप से जो पीडीए का नारा रहा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, जाति जनगणना की बात रही, महंगाई, बेरोजगारी और पर्चा लीक की जो समस्या थी, ये मुद्दे यहाँ अब ग्राउंड पे दिख रहे हैं कि निश्चित रूप से विपक्ष ने इन मुद्दों को जनता तक पहुंचाने और उस आधार पर मतदान कराने में सफलता प्राप्त की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का असंतोष था, कुछ और ऐसे स्थानीय मुद्दे थे, वो उतने प्रभावशाली नहीं हुए जितना कि आपको पूर्वांचल में अंतर दिख रहा है। और चूंकि दोनों गठबंधनों की आमने सामने की लड़ाई है तो निश्चित रूप से जो परिणाम आएगा वो बहुत कम अंतर का ही होगा। तो अभी ये देखना काफी रोचक होगा कि वास्तव में अंतिम परिणाम क्या होते हैं। लेकिन जैसा प्रत्याशित था, जैसा एग्जिट पोल भी दिखा रहे हैं, वैसी तस्वीर अभी तक के रुझानों में दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल नावेद शिको जी, देखिए जातीय जनगणना, जातीय समीकरण, आरक्षण, ये तमाम वो मुद्दे रहे इस बार के लोकसभा चुनावों की अगर बात की जाए, जिनको एक बहुत बड़ा इशू भी बनाया गया। क्या कहीं ना कहीं उसका भी जो असर शुरुआती तौर पे जो बात हो रही थी वो भी अब इन रुझानों में दिखना शुरू हो गया? 80 सीटों की बात करें तो जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है और उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है, जहां पर हम बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहे थे कि विपक्ष अच्छी खासी सीटें निकाल लेगा, लेकिन अभी तक जो रुझान आ रहे हैं उसमें लग रहा है कि विपक्षी गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे रहा है और ठीक ठाक सीटें निकाल लेगा। इसको देख के लगता है कि जाति का असर, जाति जनगणना का, संविधान का, ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं जमीन पर थे। और जैसा कि प्रेम जी ने बात कही कि दलित वोट भी कहीं ना कहीं शिफ्ट हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से बसपा उस तरीके से नहीं लड़ी जैसे पहले लड़ती थी, जिस तरीके से तमाम उसके बारे में बातें कही जाती थी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो मुखर नहीं हुई, उस तरीके से बहन मायावती ने रैलियां नहीं की जैसे वो करती थी, इस वजह से मुझे लगता है कि दलित जो है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हुआ है। और ये पहली बार है कि समाजवादी पार्टी जहां एक बहुत बड़े दल के तौर पर लड़ रही है उत्तर प्रदेश में, वहां अगर दलित वोट कुछ भी आ जाता है तो मैं समझता हूं कि एक बड़ा परिवर्तन है और ये एक नई एक राजनीति की शुरुआत है। और एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा,